नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में बात जाति की। जाति गिनेगा इंडिया। जी हां, जातिगत जनगणना यानी कि पिछले कुछ वर्षों के सबसे बड़े विवादित मुद्दों में से एक। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि क्या बदलेगा क्या नहीं। आखिरकार केंद्र सरकार ने जाति गिनने का फैसला कर लिया है। विपक्ष से अपनी जीत बता रहा है तो सत्ता पक्ष से ऐतिहासिक बता रही है। ऐसे में कई सवाल, मसलन जाति गिनने से क्या बदल जाएगा, जाति गिनने का फायदा किसको होगा, जाति क्यों राजनीति का आधार बन गई है, जाति गिनना क्या गेम चेंजर फैसला है, और सवाल यह भी कि जाति गिनने का फैसला अचानक से क्यों आया। आज ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, जाति जनगणना को लेकर? आप इस पर अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा है 8178999182। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर इस नंबर को फ्लैश भी कर रहे हैं, तो कॉल हमें करें। जातिगत जनगणना कराने के फैसले को लेकर हमारे संवाददाता अतुल गौर ने शिवपुरी में कुछ लोगों से बातचीत की। क्या प्रतिक्रिया लोगों की मिली, आप भी देखिए। आप समझा दीजिए कि जातिगत जनगणना का क्या आधार है और इस तरह से जो आज निर्णय लिया गया है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, जातिगत जनगणना का जो निर्णय लिया है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हो रहा है। लेकिन चलो, जब आए देर आए दुरुस्त आए। इससे बहुत फायदे हैं जातिगत जनगणना से। आज का माहौल, वर्तमान माहौल ये है कि जातिगत आधार पर बंटते जा रहे हैं लोग। तो अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस देश को उस भागीदारी की भी निश्चितता होनी चाहिए। जिसकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर भागीदारी भी उसकी सरकार में, नौकरी में, राजनीति में, सब में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी कि भाई इनकी हिस्सेदारी इतनी है तो इनको ये मिलना चाहिए। और इससे शोषित वंचित कितने लोग हैं वो आगे आने का उनको मौका मिलेगा। पिछड़ों को भी आगे आने का मौका मिलेगा जनसंख्या के आधार पर। तो ये सबसे उचित कदम है। उचित कदम है। आपको क्या लगता है कि क्या पहलगांव के बाद में जो है सरकार ने इस तरह का डिसीजन लिया तो उसके पीछे कोई विशेष कारण है? कारण है सरकार का। देखना चाह रही सरकार की क्या, इसकी क्या पोजीशन इंडिया के अंदर, दूसरी कौम कितनी है, ये कौम कितनी है, वो कौम कितनी है, उस हिसाब से आरक्षण वगैरह भी देखा जाएगा। सब प्रकार की सुविधाएं सरकार को मिलेंगी। सरकार का जो निर्णय है कैसे देखते हैं? अच्छा है निर्णय, बढ़िया। सरकार का निर्णय अच्छा है। आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना जो सरकार ने कराने का फैसला लिया है इसको कैसे देखते हैं? इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, हमें भी पता लगेगा हमारे देश में कितने कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं और उन्हें किन आरक्षणों का क्या फ़ायदा मिल रहा है। इससे सारी चीज़ों को मालूम होगा। ये जो विपक्ष पहले से मांग कर रहा था, तो क्या विपक्ष की जीत हुई है इसमें? नहीं, विपक्ष की जीत नहीं हुई है। ये सही फैसला है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। कि अब देश में जातिगत जनगणना के आधार पर काम किया जाएगा, तो कैसे देखते हैं आप? सरकार का सही निर्णय है। ये तो जातिगत जनगणना होना चाहिए। फायदा क्या है इससे फायदा क्या है? जातिगत जनगणना से फायदा आप कुछ देखते हैं? आप फायदा ही होगा और क्या। हाँ, आपको क्या लगता है? देखो, जातिगत जनगणना सरकार बहुत पहले कराना चाहती थी। मैं आपको बताऊं, 2021 में कराना चाह रही थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के कारण वो टाल दिया गया था। अभी जो लगभग बिहार में जो चुनाव होने उससे पहले सितंबर से लगभग जातिगत जनगणना चालू हो जाएगी और लगभग 1 साल तक इसका सर्वे चलेगा। ये सर्वे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा अभी रिजर्वेशन है ओबीसी का, एसटी का और सबका, वो अभी नया उसका जितनी जनगणना होगी उस हिसाब से किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए उसका एक नया रूप मिलेगा। और जो भी फैसला लिया है सरकार ने, स्वागत योग्य फैसला लिया है। विपक्ष काफ़ी पहले से मांग कर रहा था लेकिन सरकार ने उस फैसले को स्वीकार किया। आपको क्या लगता है कि कैसे देखते हैं आप इस फैसले को हर दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से उच्च फैसला है वैसे देखा जाए तो। जाति में बांटना जिसको अपन कहेंगे, क्योंकि जहाँ अपन बात करते हैं देश को एकजुटता में एक रूप में समेटने की, वहाँ अपन जाति के आधार पर जो जनगणना करवा रहे हैं तो ये तय करता है कि किस जाति के कितने वोट हैं एक बिहाफ पे। क्योंकि इसका निर्णय जो अपन सरकार के किसी फैसले का हम विरोध नहीं करते, सबका स्वागत है। लेकिन आम जनता को हम पर्टिकुलर हमारे लिए क्या फ़ायदा है, इससे हमें कोई भी इसका ना बताया गया है एग्जाम्पल कि इससे आपका क्या लाभ होगा। क्योंकि कोई भी सरकार निर्णय लेती है किसी प्रकार का तो एक कम से कम जनता को उसको रिप्रेजेंट करती है कि आपको इस निर्णय से ये फ़ायदा हुआ। हम इंतजार कर रहे हैं यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। वो उस निर्णय जब आएगा उस निर्णय से हम फ़ायदा होगा। जो एक देश एक रूल्स की मांग जो हम कर रहे हैं वो निर्णय का हम स्वागत करना चाहेंगे
इस निर्णय लिया है उनकी दृष्टिकोण से अच्छा है। हम किसी निर्णय का विरोध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उस तवज्जो या उस गद्दी पर नहीं बैठे हैं जो हम देश चला रहे हैं। जो चलिए, तो ज़्यादातर लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र सिंह राय हैं, पूर्व IAS। प्रोफेसर ई वेंकटेशु हमारे साथ हैं, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के। रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। नयन पारिक शिक्षाविद हमारे साथ हैं। अशोक गोयल अर्थशास्त्री। आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल रमेश ठाकुर जी आपसे है। तमाम पार्टियां अब इसका क्रेडिट ले रही हैं। पहले जो इसके फेवर में नहीं थी अब इसके फेवर में है, और जो पहले ये शोर मचा रही थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए लेकिन तब फैसला नहीं लिया गया था, उनका कहना है कि हमारे दबाव में ये फैसला लिया गया। क्रेडिट तो इसमें सभी ले रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर राजनीतिक मायने इसके हम समझना चाहें, आप जाति जनगणना को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है जब ये फैसला कल सरकार ने लिया है तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां सारी भौचक्के रह गई। उनको बिल्कुल इल्म नहीं था इस बात को लेके कि ये फैसला मोदी सरकार ले सकती है। सबको ये लग रहा था पहलगाम में जो हुआ, जो मीटिंगों का दौर चल रहा है, पाकिस्तान के लिए काउंटर जवाब देने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकतें की जाएंगी, लेकिन अंततोगत्वा वैसा नहीं हुआ। लेकिन उन सब मुद्दों के ऊपर पर्दा डालने के लिए या कुछ भी कह लो, जो आग लगी हुई थी उसको बुझाने के लिए ये चीजें आनन फानन में ली गई। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टियां निश्चित तौर पे क्रेडिट लेना चाहेंगी, विशेष तौर पर जिस तरीके से पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि इसी पार्लियामेंट में और यही जगह पे हम लोग ये पास करवा के दिखाएंगे, तो वो क्रेडिट अपने आप को ले रहे हैं। लेकिन इसमें पर्दे के पीछे दो चेहरे ऐसे हैं जिनका जिक्र हो नहीं पा रहा है। वो चंद्रबाबू नायडू हैं और नीतीश कुमार हैं। उनका भी दबाव मुकम्मल तरीके से सरकार के ऊपर था। वो कह रहे थे कि जाति जो जनगणना है ये होनी चाहिए। अब देखो, इसमें नफा नुकसान की जहां तक ज्योति बात है, इसमें आम आदमी के हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। इसमें जो कुछ भी आएगा वो पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में आ जाएगी। देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, सारी राष्ट्रीय पार्टियां नहीं है, क्षेत्रीय भी पार्टियां अधिकांश उसमें है। अब उनकी जो राजनीति है जात पंथ समुदाय के आधार पर ही उनकी जन्मी है। चाहे बिहार में आप आरजेडी हो जाए, जेडी हो जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बसपा, जो भी पार्टियां हो पूरे देश में, सभी ना सभी कभी इनका जब उदय हुआ था, वो कोई कहता था मैं दलितों की राजनीति करूंगा, कोई कहता मैं समाजवादियों की यादवों की राजनीति करूंगा। तो इस हिसाब से जब उनकी काउंटिंग होगी तो एक माहौल बनाने के लिए एक इनके लिए बहुत अच्छा हो गया। देखिए, हमारे पास इतने लोगों की भागीदारी है और उसका हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए। और बात जहां हिस्से की आ जाएगी, हिस्सा नेता लेके जाएगा, उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता या उनके जो जाति के जो अंकित लोग हैं उनको नहीं मिल पाएगा। और फिर इसमें क्या होगा, जब सेंट्रल में, चलो अभी मोदी सरकार है, इसके बाद जो भी सरकार आएंगी उस सरकारों के लिए बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। क्योंकि पहले बात तो ये कही जाती थी भाई एक देश एक विधान, और ये मुझे लग रहा है एक पढ़ा लिखा वर्ग इस बात को स्वीकार भी करता था। ठीक है, एक ही होना चाहिए, जो कुछ होना चाहिए, ये बीच में भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, सब लोग मिलके जो भी है सबके हिस्से आना चाहिए देश में। लेकिन अब जब ये जाति पंथ में सब फिर बट जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि स्थिति उसी धर्रे पे आ जाएगी जो पहले कभी होती आई थी। अब ये बदलने वाली नहीं है। मैंने कभी कई बार आपके शो पे मैंने बात कही है। देखो, हिंदुस्तान जो है हमारा, वो जात पंथ की राजनीति से ही आगे बढ़ता है। हालांकि उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए, दबाने के लिए मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने भरसक कोशिश करी है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही विधान होना चाहिए। और उसके मुझे लग रहा है कई उनको स्वीकार करने वाले, उनको समर्थक भी काफी लोग थे। लेकिन हुआ क्या, जब चीजें आप जब गठबंधन में जब हो और जब आप अलायंस आपका चलता है तो ज्योति उसमें कई सारी चीजें हैं। तो जो कहीं ना कहीं कुछ दबाव भी काम किया है, जैसा कि आप बता रहे हैं रमेश ठाकुर जी। लौटूंगी मैं आपके पास। देवेंद्र सिंह राय का मैं रुख करती हूँ। देवेंद्र जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कहा यह भी जा रहा है कि जब जाति जनगणना होगी तो योजनाओं की प्लानिंग बहुत बेहतर तरीके से होगी, सरकारी योजनाओं का फायदा उन तमाम लोगों को मिलेगा जो शायद इससे अभी इस वक्त वंचित हैं। देखिए, सबसे पहला तो मेरा कहना ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार केंद्र में है जी, उसका ये रिकॉर्ड रहा है पिछले 11 सालों में कि जब भी कोई इमरजेंसी उनके लिए पैदा होती है तो उस इमरजेंसी जिसका जनता पर उल्टा असर पड़ता है,
या जिससे जनता नाराज हो सकती है, तुरंत वो उस इमरजेंसी से ध्यान भटकाने के लिए कोई नया शिकवा छोड़ देते हैं। अब जब हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं भारतवर्ष में, हमारे 22 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 28 लोगों की, उसका कोई क्या हो रहा है पता ठिकाना नहीं, और अचानक हमको सपने में आता है कि जाति की जनगणना की घोषणा कर दी जाए, उसे लागू कर दिया जाए। जैसे 2021 में इनको जनगणना कराना था, इन्होंने नहीं कराया। अब आड़ लेते हैं कोविड की। चलिए, कोविड तो ख़त्म हो गया था 2022 में, आप चाहते तो 2023 में शुरू कर सकते थे, मगर इनकी मंशा सरकार की जनगणना कराने की नहीं थी। अब चूंकि इस वर्ष बिहार का चुनाव है, अगले वर्ष या 2027 में यूपी का चुनाव है, तो उसको देखते हुए ओबीसी वर्ग हमें अपना हित चिंतक माने कि हाँ, ये सरकार हमारा बहुत हित रखती है, इसलिए जानबूझकर इसको अचानक लाया गया है। जब लोकसभा में इतना विवाद हो रहा था, अधिकांश लोग मांग कर रहे थे, तब क्यों नहीं इस पे निर्णय लिया गया? क्योंकि लोकसभा में तो हमारे वरिष्ठ नेता जाते ही नहीं। जब लोकसभा होती है तो विदेश चले जाते हैं, विदेश से आते हैं अचानक और मीटिंग लेना शुरू करते हैं एयरपोर्ट पे, परंतु कश्मीर नहीं जाते। तो ये सब भटकाने की चाल है। अब जहाँ तक इसकी जातिगत जनगणना का सवाल है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1951 के पहले जो जनगणनाएं होती थी अंग्रेजों के शासनकाल में भी, उसमें जातिगत जनगणना होती थी, परंतु उस समय के जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता थे, जिनके आगे आज के नेता उनकी परछाई के बराबर भी नहीं है, उन लोगों ने 1951 में तय किया था कि जातिगत जनगणना से समाज में विभाजन का खतरा बढ़ेगा, और इसलिए इसे बंद कर दिया गया। अब ये बताइए कि आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजना आई, सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग सब के लिए काम किया, तो क्या कभी ऐसा लगा कि ये स्कूल में केवल ओबीसी के बच्चे नहीं पढ़ेंगे या SC ST के बच्चे नहीं पढ़ेंगे? स्कूल तो सबके लिए उपलब्ध थे, अस्पताल तो सबके लिए उपलब्ध थे। सरकारों ने कोशिश की कि सबका विकास हो, परंतु ये हमारे नेताओं को चूंकि ये लगता है कि अब इनकी आबादी ज़्यादा है और इनका वोट हमें मिलना चाहिए, इसलिए इन्होंने ओबीसी वाला एक मुद्दा उछाला है। अब इनको ये मालूम नहीं है कि ओबीसी में 2850 जातियां हैं, 2850 ओबीसी हैं। इनकी उपजातियां अलग हैं, इनकी उपजातियां इनके गोत्र के नाम से अलग चलता है, क्षेत्र विशेष में अलग जातियां अलग नाम से जानी जाती हैं। तो ये इसको करना, जातिगत जनगणना करना, इसको उनको शेयर देना, ऑलरेडी ओबीसी के लिए तो आरक्षण था, उसमें भी क्रीमी लेयर था, आपको याद होगा। जो ओबीसी में बड़े बड़े लोग थे उनको क्रीमी लेयर कहा जाता था और उनको फायदा नहीं मिलता था। अब ये देखिए, यूपी में जो यादव समाज और बिहार में श्री नीतीश कुमार, ये क्या ओबीसी नहीं है? कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं, परंतु नहीं, इससे संतोष नहीं हुआ और हमारा शासन कंटिन्यू करना चाहिए, इसलिए ये सब नाटक फैलाया गया है। जी देवेंद्र जी। प्रोफेसर ए वेंकटेशु, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो मेरा सवाल आपसे ये है, हमारे जो ज़्यादातर गेस्ट हैं, देखिए सीधे सीधे उनका कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए ये फैसला लिया गया है, और ऐसे समय में जब पूरे देश का ध्यान इस तरफ है कि पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ क्या एक्शन सरकार का सख्त होगा, क्या अगला कदम लेगी और कितनी जल्दी सरकार कोई कदम उठाएगी, वहां से ध्यान भटकाने के लिए अचानक से ये बड़ा फैसला लिया गया जिससे सबको चौंका दिया। ज्योति जी, दो चीज है, एक है पहलगांव का इश्यू भी है, और दूसरा बहुत लंबे दिनों से ये जाति का जनगणना में गिनती करने के लिए मांग भी आ रहा लोगों से। हमारा देश में दो ही पॉलिटिकल रीजन्स में ये कास्ट सेंसस के लिए प्रयास किया। ये एक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में 1871 से 1931 तक चले गया, और सेकेंड अटेम्प्ट है कि एक बिहार में जनगणना में गिनती किया ये कास्ट सेंसस के लिए, और कर्नाटक में भी चले गए और तेलंगाना में भी ये किया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये डाटा स्तर पर, इंफॉर्मेशन स्तर पर, सूचना स्तर पर
सब लोगों को विकास करने के लिए ये सेंसस का बहुत जरूरत है, क्योंकि ये केवल आरक्षण के लिए नहीं, ये आरक्षण का चीज चलते रहता, बट लेकिन पूरा देश का मानव विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास करने के लिए पूरा एक डाटा मिलना चाहिए। 1940 से अभी तक हमने बहुत वेग से कर दिया, क्योंकि ये गैस ये सेंसस में जी ये डिकेडल सेंसस में केवल ये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, मुसलमानों को वालों का, हिंदू वालों का, ऐसा जेंडर इन वेगली डाटा हैज बीन टेकन। However, over a period of time, there has been a lot of demand. But here the thing is that political question is that when Mandal Commission was announced in 1989 by Vishwanath Pratap Singh, the Bharatiya Janata Party launched the Rath Yatra. यही जमाने में कुछ लोगों ने इंटरप्रेट किया, इट इज डाइवर्ट द इश्यू ऑफ द मंडल कमीशन जी। और 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री था, उसी समय में इलेक्शन ये सेंसस कमिश्नर ने ये भारत सरकार को सुझाव दिया कि जाति जनगणना करने के लिए, बट लेकिन उसी समय में ये इंडिकेटर के लिए रिजेक्ट हो गए। और 2024 जातीय स्तर पर चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक ने ये इश्यू दिशा बिकेम ए वेरी इंपॉर्टेंट जी जी in the electoral manifesto जी वेंकटेश जी। India bloc at that time, Nitish Kumar was also part of it. Basically from Bihar this very important demand has come up, because since a long time Bihar has been a potential instrument in terms of raising the question of the social justice. आजादी के पहले भी उधर एक मांग था सोशल जस्टिस के बारे में, मांग इसकी बिल्कुल मांग लगातार थी। और अब जाति जनगणना की जब बात हो रही है, एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल स्टेट के तौर पर बिहार की बात की जा रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव नज़दीक हैं। क्या असर इसका होगा, क्या फ़ायदा पार्टियों को होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अशोक गोयल, मेरा सवाल आपसे, अब कहा यह जा रहा है कि जब जाति जनगणना होगी तो जो योजनाएं बनाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी और ऐसी योजनाओं का भी निर्माण किया जाएगा जो अब तक अगर किसी जाति विशेष के लोगों की ज़रूरत है नहीं बन रही थी। जब जाति जनगणना होगी पता चलेगा कौन सी जाति कितनी संख्या में है, किसको किस तरीके की ज़रूरत है, उस आधार पर आगे की प्लानिंग होगी और विकास समाज का होगा। सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस पर आप सबको और एनडीटीवी के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। आजादी के बाद कितनी सरकारें आई और कितनी गई, सिर्फ आश्वासनों के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं दिया जी। कांग्रेस जिस समय सत्ता में थी, कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का विरोध किया, लेकिन जब अब विपक्ष में है तो कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए जातिगत जनगणना का मामले को, इसने मुद्दे को उठाया। लेकिन मोदी सरकार ने समाज सबका साथ सबका विकास के आधार पर जातिगत जनगणना करने का निर्णय लिया है। इससे हर समाज के उन वर्ग को फायदा मिलेगा जो समाज का अंतिम वर्ग है। उसको नीतिगत फैसले लिए जाएंगे, उसको समाज जब बजट बनेगा तो उस आधार पर उसको कि कितना उसका आवंटन होना है, उसकी संख्या के हिसाब से उसका आवंटन प्राप्त होगा और इस तरह से समाज के हर व्यक्ति के हर वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। जहाँ तक योजनाओं का सवाल है, योजनाएं बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हर वर्ग तक उन योजनाओं के व्यक्ति का लाभ मिले और पार्टियां अपनी रणनीति इस तरह से मजबूत करेगी, जातिगत जनगणना के आधार पे पिछड़े वर्गों को उनकी योजनाओं के हिसाब से लाभ मिलेगा, समाज में एकता बढ़ेगी और इस तरह से ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा जो समाज में न्याय दिलाएगा और हर उस वर्ग को जो अभी तक 75 साल में आज़ादी के बाद से अभी तक अछूता था, जातिगत जनगणना के माध्यम से उसको आरक्षण में भी उसको आधार मिलेगा। अभी तक जो 50% आरक्षण होता है उसमें भी आरक्षण में भी नया संशोधन होगा कि किस जाति के लोग कितने हैं, उनका उसके बारे में पुनर्विचार किया जाएगा और उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसका योजनाओं का फायदा मिलेगा। ठीक है। नयन पारिक जी, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे छूट गए वर्ग को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? अगर जाति जनगणना होगी तो उस पर किस तरीके का असर आने वाले वक्त में पड़ेगा?
ज्योति, मुझे ये लग रहा है कि मेरिटोक्रेसी को भी एक थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। मतलब जैसे आप एनडीटीवी में ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है, अब आप कर रही है इसलिए क्योंकि यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू इट, आप क्वालिफाइड है, आप अच्छा कर रहे हैं। पर यदि सिर्फ जाति के बेसिस पे यदि ज्योति को हटा के हम किसी और को रखते हैं, क्योंकि इतने तो एंकर हमको चाहिए जो उस जाति के हो, तो मेरे ख्याल से लोगों की भी सेवा नहीं होगी और टीवी चैनल को भी इसका फायदा नहीं होगा। मैं ऐसे ही आपको दूसरा उदाहरण दूं कि यदि आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करानी है और यदि कोई इस जनजाति के बेसिस पे जो अच्छा नहीं है वो डॉक्टर यदि क्वालिफाई हो जाता है और आपको यदि उनके पास जाना होता है, तो क्या फिर आप वहां भी मेडिकल डॉक्टर के पास लिखेंगे कि आप ये जनजाति के अनुसार आपको मिली है डिग्री, सो दैट जो एंड कस्टमर है जो आपकी सर्विसेज पाना चाहता है उसको कैसे पता लगेगा कि ये जो इंसान है वो क्वालिफाइड है अपने बलबूते पे या जस्ट जाति के आधार पे इसको ये जगह मिली हुई है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों को यदि समाज का अच्छा करना है तो एक ऐसे वर्गों का निर्माण करना पड़ेगा, एक ऐसे विद्यार्थियों को बढ़ावा देना पड़ेगा जो ब्राइट है, जो करते हैं काम, और उसको यदि हम लोग एडमिशन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि किसी जाति के एडमिशन कंप्लीट कोटा नहीं हो रहा है, तो ये व्यवस्था हम लोगों को खुद को सोचना है, हमको खड़ी करनी है कि नहीं। अभी तो मैं मान रहा हूँ कि आप सिर्फ गिनती कर रहे हैं, तो गिनती इज अ साधन, इट इज एन इंफॉर्मेशन। अब उस साधन को कैसे उपयोग करोगे तो हमारे सबका थोड़ा सा डर है। हम लोगों को लग रहा है कि शायद इस साधन का उपयोग रिजर्वेशन के लिए होगा, अभी तो वो बात है नहीं, अभी तो यही है कि अभी जानकारी हो रही है। पर जानकारी में मैं समझ रहा हूँ कि यदि जाति के बेसिस पे हम लोग ये सब करके इंडिया को क्या डिवाइड कर रहे हैं, क्या बांट रहे हैं। हम सब एक इंडियन हो या गुजराती हो या मराठी हो या मध्य प्रदेशी हो या छत्तीसगढ़ी हो, उसकी जगह हम लोग जाति के बेसिस पे, बाकी के बेसिस पे समाज को यदि डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोगों को ये चीज के अलग सोचना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि ये एक आंकड़े हैं, एक आंकड़े आएंगे, पर उसके बाद उसका कैसे उपयोग करना। जैसे हम कुछ एक जनजातियों को ऊपर लाना चाहते हैं और उसमें यदि 10 साल में नहीं कर पा रहे तो योजना बनाने में जरूर उसका उपयोग करना चाहिए। आरक्षण में मैं समझ रहा हूँ कि आरक्षण बहुत ही मिनिमम यूज करने वाला साधन है और उसके बेसिस पे हम समाज के में जो सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं वो ऐसी सेवाएं होनी चाहिए जिसपे लोगों का भरोसा हो और जो लोग करे। और मैं समझ रहा हूँ कि जो पॉलिसी मेकर है उनको भी यदि ये चॉइस दी गई कि आप ये कोई जाति के आधार पे हो गया डॉक्टर या वकील या किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे या आप अच्छे से अच्छा जो भी प्रोफेशनल है उसके पास जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये हमारा जो जाति गणना का मामला है उसको एक आगे हम लोग देश को एक करने में लगाए। हम लोग जो भी सबसे बढ़िया हमारे इंसान है उनको बनाने में लगाए, सबसे अच्छे प्रोफेशनल्स को हम ट्रेन करें, एजुकेट करें तो अच्छा। जी नयन जी, रमेश जी यहाँ पर एक सवाल ये भी देखिए, अभी नयन जी ने जैसा कि कहा जाति के आधार पर बटेगा समाज, लेकिन एक जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये भी कि जाति जनगणना के बाद टकराव की स्थिति भी उत्पन्न होगी। मान लीजिए अभी किसी विशेष वर्ग को कुछ प्रतिशत आरक्षण का मिलता है, उसके बाद अगर किसी दूसरे वर्ग को ज्यादा हिस्सेदारी मिलती है तो ये टकराव होना तय है आने वाले वक्त में इस आधार पर। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे पारिक साहब ने बहुत बेहतरीन समीक्षा करके उन्होंने बात बताई है कि जब ऐसे ही होने लगा, फिर जब क्रिकेट टीम जब खेला करेगी तो 11 लोग उसमें होंगे, एक उसमें यादव होगा, एक उसमें ठाकुर होगा, एक उसमें पंडित होगा, तो इस हिसाब से वो चलता रहेगा। लेकिन क्वालिटी फिर कहाँ रह जाएगी, काबिलियत कहाँ रह जाएगी, ये दोनों चीजें तो पीछे रह जाएंगी। और दूसरी बात है, अभी जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल जब लागू हुआ था 33% देने की बात थी, बड़ा हो हंगामा कटा था, और ऐसे ही मुझे लग रहा है इस पे भी सिर्फ अभी हो हंगामा कट रहा है। वो कहते हैं ना, किसी अगर डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज जब जाता है तो पहले उसको कहते हैं कि भाई टेस्ट करवा लो, तो वो टेस्ट करवाता है, उसकी रिपोर्ट कब आएगी, फिर उसको डायग्नोज कब किया जाएगा, इलाज कब स्टार्ट होगा, इसमें भी बहुत अभी लंबी प्रक्रियाएं हैं। और तब तक बिहार का चुनाव भी निपट जाएगा और जो उसके बाद में 29 की जो बिगुल वो भी बचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये चीजें हुई क्यों अचानक,
मोदी सरकार ने फैसला क्यों लिया, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि अब तक को डे वन से वो नकारते आ रहे थे, नहीं ये चीजें बिल्कुल नहीं है, और सब समाज की बात करते थे। अभी गोयल साहब भी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास की जब बात कर रहे थे। अगर उस आधार पे अगर चलोगे तो ये फैसला तो आपको बहुत पहले से ले लेना चाहिए था। इतना देरी आपने क्यों करी, क्योंकि उससे तो ये फिर कनेक्ट करता है। लेकिन इस बीच में अगर ये फैसला, मुझे जहां तक लगता है, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लिया जाता तो 240 पे ये लोग नहीं टिकते आके, हो सकता था ये बहुमत के साथ में सरकार आके बनाते, बहुत अच्छा इनको फायदा होता। लेकिन उस समय भी इन्होंने नहीं करा, बड़ा नुकसान उन्होंने झेला। अब अचानक ऐसा क्या हो गया, जिस समय हम उम्मीद तो कुछ और कर रहे हैं और आपने कुछ और दे दिया। जी, उम्मीद किसी और की थी, अचानक से कुछ और पकड़ा दिया गया। देवेंद्र सिंह राय, यहाँ पर सवाल ये भी है, अब जब जाति जनगणना होगी तो जाति पर आधारित जो कुछ दल हैं जो जातिगत आधार पर राजनीति करते हैं, उनकी स्थिति आने वाले वक्त में पूरी तरीके से बदल जाएगी अगर ऐसा होता है तो। जी, तो एक तो मैं तथ्यात्मक रूप से एक बात शुद्ध करेक्ट कर दूं। एक पैनलिस्ट ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वो जाति की जनगणना का विरोध, ये गलत है। 2011 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 25 करोड़ शहरी और ग्रामीण आबादी का जातिगत सर्वेक्षण किया गया। 2012 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, परंतु इसके डाटा की प्रोसेसिंग नहीं हो पाई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई और उसने ये कहा कि ये इसका जो प्रोसेस है ये फ्लॉ है, इसमें दिक्कत है इस रिपोर्ट में, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये जवाब दिया। तो ये 2014 से पेंडिंग थी, पहली बात। दूसरी बात, हमको वापस जाना पड़ेगा आज़ादी के पहले। 4 मुख्य हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और पिछड़ी जातियां। पिछड़ी जातियों का जो मुख्य काम था वो प्रगति के साथ साथ खत्म हो गया। न गांव में लोहार है, न गांव में बढ़ई है, न गांव में कुम्हार है, न गांव में नाई है, सब खत्म हो गया। अब इन लोगों को, ये जो नेताओं का जो नाटक है, ये हर कैबिनेट में मंत्रियों को बंटवारा ओबीसी, एससी, एसटी के आधार पर किया जाता है। विधायकों की टिकट भी ओबीसी क्षेत्र है तो ओबीसी को देंगे। तो ये जो नेता हमारे विकास का दावा करते हैं, ये एक्सरसाइज 50 साल से करते आ रहे हैं। तो क्यों नहीं ओबीसी मिनिस्टर ने अपने प्रदेश के ओबीसी का विकास किया? तो ये उनके फायदे के लिए है। यदि ओबीसी का विकास करना है तो अब उनको नए क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट करिए। स्किल डेवलपमेंट वो नहीं जो पिछले 10 साल में जिसका नाम लेके हल्ला किया गया, फर्जी स्किल डेवलपमेंट किया गया, किसी को कोई नौकरी नहीं मिली। सही तरीके से इनका हमको विकास करें, इनका सामाजिक और आर्थिक आधार हो, नहीं तो ब्राह्मण और ठाकुर भी गरीबी से भूखे मर रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश में। हमको अल्पसंख्यकों का भी और बहुसंख्यकों का भी सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। माफ कीजिएगा देवेंद्र जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, वक्त पूरा हो गया है। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। प्रोफेसर ई वेंकटेशु, रमेश ठाकुर, नैन पारिक और अशोक गहलोत जी, हमसे चर्चा के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर पैनलिस्ट का बड़ा सवाल ये भी जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े थे कि उम्मीद अभी इस वक्त किसी और चीज़ की थी, ध्यान कहीं और था पूरे देश भर का, लेकिन ऐसे वक्त में कितना बड़ा फैसला लेकर चौंका दिया सभी को। और आगे आने वाले वक्त में इसके काफ़ी असर अच्छे भी होंगे और कुछ इसके नेगेटिव असर भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।